गणपति बाप्पा मोरिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म और ईओपी बीओआई का क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहले आता है देखो फॉर्म के अंदर मैं आपको जो सेक्शंस बताने वाला हूँ ना, 6 सेक्शंस में आपको बताने वाला हूँ। सेक्शन 184, 185, 186 नहीं, 187, 188, 188 ए और 189। सो बस ये सेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैंने आपको सेक्शन 40 बी वो ऑलरेडी पीजीबीपी में हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर हम एक बार और यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अबाउट द फॉर्म। जो 6 सेक्शन है, सबसे पहले सेक्शन 184। सेक्शन 184 क्या बताती है? सेक्शन 184 बोलती है कि कोई भी एसएससी फॉर्म के रूप में तभी असेस्ड हो पाएगा जब ये दो चीजें हों। पहला पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ये कहता है कि कोई भी एसएससी एज ए फॉर्म तभी असेस्ड होगा। मतलब देखो, फॉर्म का बेनिफिट जो कहते हैं ना, आपको असेस्ड एज ए फॉर्म अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई भी काम कर रहे हैं, राइट, और अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि डीड में मेंशन्ड है, तो उस केस में उनको पार्टनरशिप फॉर्म का बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर्म इट इंक्लूड्स एलएलपी ऑल्सो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, फॉर्म इट इंक्लूड्स एलएलपी ऑल्सो। बस पूरे इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए के अंदर, जो हमने पीजीबीपी में भी डिस्कस किया है, वहां पर फॉर्म में एक्सक्लूड किया है एलएलपी को। अदरवाइज फॉर्म इट इंक्लूड्स एलएलपी ऑल्सो। तो सेक्शन 184 बोलता है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। दीज टू थिंग्स आर द मैंडेटरी। अगर आपको फॉर्म का बेनिफिट लेना है, राइट, तो आपको दो चीजें होना जरूरी है। इट शुड बी डीड होनी चाहिए, है ना, इंस्ट्रूमेंटेड बाय द डीड, मतलब डीड हो, और आपका पीएसआर रेशियो हो। ठीक है, अगर सर हमारे पास 184 हमने अगर कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने 184 कंप्लाई नहीं किया, नॉट कंप्लाई सेक्शन 184, तो ये बोलता है कि आपको जो डिडक्शन मिलती है ना सेक्शन 40 बी वाली, जो आप इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करते हो, रेम्युनरेशन, बोनस, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, वो आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है ना। और इसी तरीके से आता है सेक्शन 187। सेक्शन 186 इज नॉट देयर। 187 क्या बोलता है? दिस इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ओवरव्यू दे रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। ये बोलता है कि अगर पार्टनरशिप में या तो कोई एक पार्टनर नया ऐड हुआ हो, चेंज इन पार्टनर्स, बट यहां एक चीज ध्यान रखना, एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बी सेम। ठीक है ना। जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी पार्टनर और आ गया, तो व्हाट इज दिस इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी छोड़कर चले गया, राइट, तो ए बी पार्टनर है, तो एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बी सेम। ए बी सी 3 पार्टनर है, बी और सी छोड़ के चले गए, उसकी जगह ई और एफ आ गए, तो ए ई और एफ 3 पार्टनर हो गए। वन पार्टनर ए जो पहले भी था और अभी भी है, आफ्टर चेंज बी है, मतलब बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज, तो दिस इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और सर पार्टनर सेम है बट उनका पीएसआर रेशियो चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। सर पार्टनर सेम है बट उनका पीएसआर चेंज हो गया। पीएसआर रेशियो अगर चेंज हो जाता है तो हम उसे भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। फिर आता है सेक्शन 188। यहां आता है सक्सेशन। जैसे अभी हमने क्या देखा था कि एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बी सेम, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर ए बी सी पार्टनर थे, अब कोई भी पार्टनर एक चेंज होता है और चेंज के बाद में कोई भी पार्टनर सेम नहीं है, लेट्स अज्यूम ए बी और सी 3 पार्टनर थे, अब चेंज हुआ और डी ई एफ पार्टनर हो गए, दिस इज सक्सेशन, दिस इज नॉट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज सक्सेशन। क्योंकि अगर ये जो नया स्ट्रक्चर है उसमें एक पार्टनर एटलीस्ट सेम होना चाहिए, बट यहां पर सेम नहीं है, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज द सक्सेशन। ठीक है। अब आता है सेक्शन 188 ए, सॉरी हाँ यस 188 ए, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। 188 बोलता है कि सर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी। ये बोलता है कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये कहता है आपकी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की जो भी लाइबिलिटी है,
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी है उसका बर्डन किसको आएगा? ये कहता है पार्टनर, जो पार्टनर था एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनकी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब लेट्स अज्यूम आप और मैं पार्टनर थे, ठीक है, आप में हम 4-5 जने पार्टनर थे। अब हुआ क्या, मैं अभी आया हूं, मैं तो सिर्फ 31 मार्च 2022 को ज्वाइन हुआ हूं। आप देखो 31 मार्च 2023, सॉरी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, दिस इज द प्रीवियस ईयर। अब ये कहता है कि प्रीवियस ईयर की अगर आप कोई भी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। अब मान लो भरत रुनीवाल जो कि ज्वाइन कब हुआ है, भरत रुनीवाल ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन द पार्टनरशिप, ज्वाइंड दी पार्टनरशिप कब की मैंने, ऑन 31 मार्च 23। मैं तो सर अभी आया हूं, एक दिन पहले, मतलब एक दिन, अभी 31 मार्च लास्ट डेट को आया हूं सर, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो आपको बोलूंगा आप जानो सर, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं तो 31 मार्च को पार्टनरशिप ज्वाइन की है। सर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आप पार्टनर थे तो उस पूरे ईयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होगी। यू विल बी द जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। तो मिस्टर भरत रुनीवाल यू ऑल्सो विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है सर अगर फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाता है तो क्या होगा? तो सेक्शन 189 बोलता है कि लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन, इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन, ये जो लाइबिलिटी मैं बोल रहा हूं ना, दीज आर द टैक्स लाइबिलिटी, नॉट द अदर लाइबिलिटीज। यहां हम अदर लाइबिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द टैक्स लाइबिलिटीज, राइट। अब यहां बोलता है लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन, ये बोलता है सर अगर डिसॉल्यूशन हो जाता है तो जो भी पार्टनर हैं, all the partners, all the partners jointly and severally responsible who were partner at the time of dissolution, partner at the time of dissolution, ठीक है। जो पार्टनर हैं सर, मान लो मैं 31 मार्च 2023 को ज्वाइन हूं, आपकी फर्म 20 सालों से चली आ रही है, आपकी फर्म 20 सालों से चली आ रही है। अब आपने मुझे बुला लिया सर हमारी फर्म में आ जाओ, मैंने कहा चलो मैं खुशी खुशी आपकी फर्म में आ गया 31 मार्च 2023 को, ठीक है। 31 मार्च 2023 को मैं आ गया, अभी एक ही दिन हुआ है मुझे आए हुए, और 1 अप्रैल को तो आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हो गया अपना तो क्लोजर। भाई मेरे को लाए किस लिए तुम, अपने सब डूबत खाता के लिए? हाँ, कमाल कर रहे हो। ये कहता है कि 20 ईयर्स आप सब पार्टनर थे, मेरे को आप लेके आए 31 मार्च 2023 को, अगले दिन आपने अनाउंस कर दिया सर हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, ठीक है ना। सो इस केस में क्या होगा, लिक्विडेशन लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन। अब भरत रुनीवाल तो एक दिन का पार्टनर है, राइट, एक दिन का पार्टनर है ओनली। अब एक दिन का पार्टनर है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हो जाएगी पता है? ये बोलता है कि जो भी पार्टनर था एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन वो रिस्पॉन्सिबल होगा फर्म की किसी भी लाइबिलिटी के लिए। ये अगर मान लो 20 साल के रिलेटेड अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी निकल जाती है तो भरत इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इवन भरत था ही नहीं उस समय, बट फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो 189 क्या बोलता है कि अगर एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन जो भी पार्टनर है उनकी पूरी फर्म से रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी है वो उसके लिए जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। दीज आर द सेक्शंस, राइट, दीज आर द सेक्शंस। अच्छा, अभी हमने क्या देखा था, मैंने आपको यहाँ बताया था कि 185 में कि अगर आप 184 कंप्लाई नहीं करते हो तो सेक्शन 40B का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 40B का बेनिफिट होता क्या है, एक बार मैं सारा आपको ओवरव्यू करा देता हूँ, फिर फटाफट से नोट से ओवरव्यू करा दूंगा। सेक्शन 40B में अपन ने क्या देखा था, एक तो आता है रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है, और एक आता है सर आपका इंटरेस्ट, ठीक है। सैलरी, बोनस, कमीशन में हमें एक लिमिट है, 40B के अकॉर्डिंग एक लिमिट है। हमेशा ये बोलता है कि सर आप जो भी पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन दे रहे हो, इट शुड बी एज पर पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, एज पर पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। बट सर पार्टनरशिप डीड तो होनी ही चाहिए, बट यहां पर बट एज पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ, ये कहता है बट अलाउड एज पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40B, ठीक है ना। होना एज पर पार्टनरशिप डीड होना चाहिए बट एज पर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40B, मतलब 40B की रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही अलाउड होगा, ठीक है। सेम इंटरेस्ट में भी यही चीज है कि इट शुड बी एज पर पार्टनरशिप डीड, ये भी एज पर पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। और सेम as per the restriction of 40B। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको क्या ध्यान रखना है सर, यहां पर क्या 40B का रेस्ट्रिक्शन है और यहां पर 40B का रेस्ट्रिक्शन क्या है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना
इट शुड बी एज पर द पार्टनरशिप डीड। सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस अगर आप किसी को देते हो तो वर्किंग पार्टनर को ही आप दे सकते हो, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं दे सकते हो। और इट शुड बी मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड नहीं है और आप बाद में मेंशन करते हो, तो जिस दिन आपने मेंशन किया है उस दिन के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, उस दिन के पहले बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ये जो बेनिफिट है प्रोस्पेक्टिवली होगा, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। लेट्स अज्यूम अपन ने पार्टनरशिप डीड 1 अप्रैल 2020 को बनाई, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल सॉरी 31 मार्च 2023 तक 23 तक हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। 31 मार्च 2023 तक हमने कोई चेंज नहीं किया। 31 मार्च को हमने क्या करा, 31 मार्च को हमने कहा कि रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 रेम्यूनरेशन का इतना इतना पार्टनर्स को दिया जाएगा, इंटरेस्ट इनको इतना इतना दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने लिख दिया 1 अप्रैल 2022 से, बट लिखा कब, 31 मार्च 2023 को, सर रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता है, प्रोस्पेक्टिवली होता है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से आपको बेनिफिट मिल जाएगा सर, सॉरी 1 अप्रैल 2023 से बेनिफिट मिल जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इट शुड बी प्रोस्पेक्टिव नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है इन बोथ केसेस। पार्टनरशिप 40B के केस में आपको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो क्या होगा सर, हमेशा आप यहां पर देखो, मैं पूरा आपको इसी तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, फिर नोट्स तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहां पर ये बोलता है कि अगर आपका जो भी बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट पहला 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख, अप टू फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट, तो उसमें इन्होंने क्या बोला है, उसमें इन्होंने बोला है कि पहले 3 लाख का जो प्रॉफिट होगा, पहले 3 लाख का जो प्रॉफिट होगा उसमें 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर वो कंसिडर कर लिया जाएगा। और फिर बैलेंस बुक प्रॉफिट मतलब मैं आप बोलूं जो 3 लाख से ज्यादा वाला पोर्शन है वो, ठीक है ना, बैलेंस बुक प्रॉफिट जो 3 लाख से ज्यादा है, उस केस में इन्होंने क्या बोला है कि जो भी आपका बैलेंस बुक प्रॉफिट है उसका 60% विल बी द अलाउेबल। मतलब टोटल अलाउेबल लिमिट कितनी हो जाएगी, टोटल अलाउेबल लिमिट पहले आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे पहले 3 लाख प्रॉफिट पे देखोगे 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर वो ले लोगे। और फिर बैलेंस बुक प्रॉफिट, लेट्स अज्यूम, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स अज्यूम आपका जो बुक प्रॉफिट है दैट इज 15 लाख, ठीक है ना, दैट इज 15 लाख। अब ये बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बता देता हूं। ये बोलता है सर आपकी पीजीबीपी इनकम निकाल लो नॉर्मल तरीके से, सभी खर्चे वगैरह लेस कर दो, लेकिन अगर आपने इसमें अगर रेम्यूनरेशन वगैरह लेस किया हुआ तो वो ऐड कर दो, क्योंकि हम रेम्यूनरेशन की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन ऐड कर दो इफ लेस, अगर आपने लेस किया हुआ है तो, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि इसमें अगर आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन लेस करना है, यस कर दो, उसके बाद जो आएगा दैट विल बी योर द बुक, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कभी भी यहां पर लेस नहीं होगा, तो दिस विल बी योर बुक प्रॉफिट। अब ये आपका जो बुक प्रॉफिट आया है दैट इज 15 लाख। अब 15 लाख में इन्होंने क्या बोला है, पहला 3 लाख, ठीक है ना तो पहला 3 लाख तो ये आ गया आपका, और बैलेंस आपका कितना हो गया 12 लाख, ठीक है। तो पहले 3 लाख में क्या हो जाएगा 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट मतलब 3 लाख रुपया, तो 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर, बताओ विच एवर इज हायर। आप बोलोगे सर 1,50,000 इज हायर, ओके, नो सॉरी 2,70,000 इज हायर, राइट। सो आप यहां पर बोलोगे कि सर 2,70,000 इज हायर, ओके, प्लस अब यहां पर बैलेंस बुक प्रॉफिट कितना है आपका 12 लाख रुपए, तो 12 लाख का 7% कितना होता है 7,20,000। सो दिस प्लस दिस इज योर टोटल लिमिट, 9,90,000 इज द टोटल लिमिट, अलाउेबल लिमिट, ठीक है ना, अलाउेबल एज पर सेक्शन 40B। मतलब अगर मान लो फर्म ने अपने पीएनएल अकाउंट में 15 लाख रुपए लेस कर रखा है रेम्यूनरेशन, सॉरी अगर मान लो फर्म ने अपने पीएनएल में 9,90,000 से ज्यादा पीएनएल अकाउंट में दिखा रखा है, लेट्स अज्यूम दिस इज द पीएनएल अकाउंट ऑफ द फर्म, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को दिया है, सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा जो भी उन्होंने दिया, लेट्स अज्यूम उन्होंने दिखा रखा है 20 लाख रुपए,
बताओ क्या ये अलाउड हो जाएगा? नो, दिस विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट इज 9,90,000। तो आपको करना क्या है, 20 लाख विल नॉट बी अलाउड बट 9,90,000 विल बी अलाउड। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो पोर्शन है मैंने आपको पीजीपीपी में भी बताया था कि जो फॉर्म को अलाउड हो जाता है, फॉर्म को अलाउड कितना हुआ है, 9,90,000। जो पोर्शन, जो सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, व्हाटएवर फॉर्म को अलाउड हो जाता है, जो फॉर्म को अलाउड हो जाता है वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 28 में पीजीबीपी इनकम के रूप में, जो फॉर्म को अलाउड हो जाता है। अब यहां देखो उन्होंने 20 लाख रुपए दिखाया है, 20 में फॉर्म को अलाउड हुआ है 9,90,000, तो 10,10,000 फॉर्म को अलाउड नहीं हुआ है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अगर ये फॉर्म को अलाउड नहीं हुआ है मतलब फॉर्म ने इस पे टैक्स पे कर दिया, तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर दी पार्टनर, इट विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर दी पार्टनर। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो एक मैंने आपको यहां पर बता दिया है अबाउट द रेम्यूनरेशन की, रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। अब आता है इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट के केस में हमें क्या देखना है? इंटरेस्ट के केस में इट शुड बी एज पर द पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, स्लीपिंग पार्टनर या वर्किंग पार्टनर किसी को भी दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एज पर डीड होना चाहिए। बट एज पर डीड जो आप दे रहे हो, बट यहां पर रेस्ट्रिक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर एज पर डीड बोला हुआ है कि हम 15% से इंटरेस्ट पे करेंगे, कोई बात नहीं, बट यहां पर एज पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40B, 40B का रेस्ट्रिक्शन बोलता है कि भैया 12% से ज्यादा अलाउड नहीं होगा। मान लो आपने 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है टोटल पार्टनर्स को एट द रेट ऑफ 50%, ठीक है, अब 12% की लिमिट है, तो 12 लाख रुपए ही अलाउड होगा, ठीक है ना, 12 लाख रुपए ही फॉर्म को अलाउड होगा, ठीक है ना, एज पर 40B, और जो 3 लाख रुपए है वो फॉर्म को डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, जो पोर्शन फॉर्म को अलाउड हो जाता है पार्टनर के लिए वो पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा, और जो फॉर्म को डिसअलाउड हो जाता है वो डिसअलाउड फॉर्म को हो गया, मतलब फॉर्म ने उस पर टैक्स पे कर दिया, तो पार्टनर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने पूरा फॉर्म आपको यहां पर करा दिया है, ठीक है ना। अब आप एक बार नोट्स देख लो ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो जाए। 184 क्या बोलता है कि देखो फॉर्म के रूप में असेस्ड किया जाएगा अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है, मतलब एविडेंस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एविडेंस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड, और इंडिविजुअल शेयर ऑफ द पार्टनर्स, मतलब ये तो हो गया आपका पार्टनरशिप डीड और दूसरा पीएसआर रेशियो। अगर ये दो चीजें हैं तो यस आपको पार्टनरशिप एज ए फॉर्म असेस्ट किया जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, आपका जब भी पहली बार आप अपना रिटर्न फाइल करोगे या जब भी आप चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बाद जो रिटर्न फाइल करोगे आपको ये डीड भी आप रिटर्न के साथ सबमिट करनी होती है। चलो, फिर आता है सेक्शन 185। 185 क्या बोलता है कि अगर आप 184 कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको जो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन जो आप पार्टनर्स को पे कर रहे हो वो आपको अलाउड नहीं होगा, मतलब सेक्शन 40B का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, फिर आता है 187 चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या देख लिया था कि अगर मान लो आपका पार्टनर्स A B C, अब पार्टनर में क्या होता है A B C और नया पार्टनर आता है D, दैट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। A B और C छोड़ के चले जाता है, दैट इज ऑल्सो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है सर इनके पीएसआर रेशियो में अगर चेंज होता है दैट इज ऑल्सो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बी सेम। बिफोर एक पार्टनर जो यहां पे भी था वो यहां पर भी होना चाहिए, एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बी सेम। अगर मान लो पार्टनर सेम नहीं रहता है, मान लो A B एंड C, अब हो जाता है D E और F, दिस इज सक्सेशन एज पर सेक्शन 188, दिस विल बी ट्रीटेड एज सक्सेशन। ठीक है, अब जब भी सक्सेशन होता है, अगर मिड ऑफ द ईयर अगर सक्सेशन होता है तो प्रीडिसेसर अपना अलग रिटर्न फाइल करेगा, सक्सेसर अपना अलग रिटर्न फाइल करेगा। लेट्स अज्यूम ये पहले ABC इन्होंने अप्रैल से लेके दिसंबर 22 तक इन्होंने काम किया और जनवरी से सक्सेशन हो गया, जनवरी 23 से मार्च 23 तक सक्सेशन DEF ने काम किया। तो ABC दिस इज द प्रीडिसेसर एंड दिस इज द सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर को अपना रिटर्न अलग फाइल करना पड़ेगा, सक्सेसर को अपना रिटर्न अलग फाइल करना पड़ेगा। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। यहां आ जाएगा सक्सेसर और यहां आ जाएगा प्रीडिसेसर। ठीक है, चलो शफल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई होप अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, राइट। चलो, अब आता है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ दी पार्टनर्स। मैंने आपको बताया ही था कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस, अगर आप पार्टनर थे तो यू विल बी द जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ईयर्स लाइबिलिटी, उस ईयर की लाइबिलिटी के लिए आप सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ए पार्टनर हु इज पार्टनर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल अलॉन्ग विद फर्म फॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स, फीस, पेनल्टी एटसेट्रा फॉर द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। अगर मान लो डिजीज पार्टनर है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी द रिस्पॉन्सिबल। 189 बोलता है डिसोल्यूशन के समय, अगर मान लो डिसोल्यूशन होता है तो उस समय जो भी पार्टनर्स थे, ऑल पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और डिसकंटिन्यूएंस विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द फॉर्म फॉर द एनी ड्यूज रिलेटेड टू फॉर्म, अब वो किसी भी ईयर का हो, इररिलेवेंट। ठीक है। चलो अब आता है सर किस तरीके से फर्म की टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है। देखो सबसे पहले हमने बताया था 5 हेड की इनकम ले लो। ठीक है। 5 हेड की इनकम में 2 एडजस्टमेंट कर दो, क्लबिंग और सेट। ठीक है। नो डाउट फर्म के लिए सैलरी की इनकम नहीं आएगी। ठीक है। बट जो भी हेड की इनकम आ रही है फर्म की, वो उन हेड्स की इनकम ले लो, उसमें 2 एडजस्टमेंट कर दो, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। उन एडजस्टमेंट को करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, जीटीआई में से डिडक्शन लेस कर दो, डिडक्शन एटीसी से एटीयू का डिडक्शन, और फिर आपके पास आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। उस टोटल इनकम को नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर दो। ठीक है ना। अब उस टोटल इनकम पे टैक्स किस तरीके से निकाला जाएगा, आप कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स इंपोज करोगे। अब टोटल इनकम को 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो, कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम। कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स लग जाएगा, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, और नॉर्मल इनकम एट द रेट ऑफ 30%। अगर आपको याद हो, मैंने बेसिक में बताया था, नॉर्मल इनकम को 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर देते हैं, फ्लैट रेट, स्लैब रेट। कंपनी, फॉर्म, लोकल अथॉरिटी, फ्लैट रेट, अदरवाइज स्लैब रेट। तो यहाँ पर फ्लैट 30% से टैक्स इंपोज हो जाएगा। अगर फर्म का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लग जाएगा 12%, और ऑलवेज जो भी फाइनल टैक्स आएगा उस पर 4% सेस इंपोज हो जाएगा। ठीक है। चलो ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। शेयर ऑफ द पार्टनर इन फर्म और एलएलपी इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ पार्टनर। ये कहता है पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट आएगा, जब हमने उस पर टैक्स दे दिया, तो ये प्रॉफिट अगर बाद में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर के हाथों में एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि फर्म उस पर टैक्स दे चुकी है, राइट। तो पार्टनर के हाथों में 10(a) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये कहता है इंटरेस्ट रेम्युनरेशन अलाउड टू फर्म एज पर सेक्शन 40B and if allowed to firm then taxable to partner in their PGBP head। अगर फर्म को अलाउड हो जाता है इंटरेस्ट रेम्युनरेशन, राइट, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, पार्टनर के लिए पीजीबीपी हेड। ठीक है ना। तो वो पार्टनर के लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर फर्म को अलाउड हो जाता है, अगर फर्म को अलाउड नहीं होता है, मतलब फर्म को टैक्सेबल हो गया, जब फर्म को टैक्सेबल हो गया तो फिर पार्टनर को टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। लॉस ऑफ द फर्म कैन बी सेट ऑफ। ये कहता है अगर मान लो फर्म को कोई लॉस होता है तो वो फर्म के द्वारा ही सेट ऑफ किया जाएगा, उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। सेक्शन 44 एडी और एडी आर नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी हमने देख लिया है। ठीक है। दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस जो हमने ऑलरेडी देख ली है। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने आपको बता दिया है। चलो एक आपको मैं बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको। दिस इज द फर्म, फर्म के पार्टनर हैं ए, फर्म के पार्टनर हैं बी, फर्म के पार्टनर है सी, और एक फर्म का पार्टनर है एचयूएफ। ठीक है ना। अब एचयूएफ का जो करता है डी, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एचयूएफ, डी करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एचयूएफ, जो एचयूएफ का रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये बोलता है कि ये फर्म 4 आदमियों के द्वारा मैनेज हो रही है, ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा और डी के द्वारा। डी तो क्यों मैनेज कर रहा है, बिकॉज एचयूएफ इज द पार्टनर इन द फर्म, एचयूएफ इज पार्टनर इन द फर्म, तो डी तो रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये बोलता है कि अगर मान लो फर्म इंटरेस्ट पेमेंट करती है किसको, अगर फर्म इंटरेस्ट पेमेंट करती है ए को, अगर फर्म इंटरेस्ट का पेमेंट करती है ए को, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है बी को, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है सी को, ठीक है ना, और इंटरेस्ट का पेमेंट करती है एचयूएफ को। एचयूएफ ने अपने फाइल में से, उनकी फाइल बनाती है ना एचयूएफ की जो फाइल है, अपने अमाउंट में से उन्होंने फर्म को अमाउंट दी है, और उस अमाउंट पे एचयूएफ को इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ए बी सी एंड एचयूएफ पार्टनर। ठीक है। तो पार्टनर को अगर कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, पार्टनर डायरेक्ट पार्टनर, दीज आर द डायरेक्ट पार्टनर्स, राइट। अगर डायरेक्ट पार्टनर को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट होता है तो सेक्शन 40B का रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। बट लेट्स अज्यूम एचयूएफ ने भी लोन दे रखा है, एचयूएफ क्या, डी बोलता है सर मेरे पास भी पैसा पड़ा है, मेरी भी इंडिविजुअल फाइल है, मैं भी उसमें से पैसा दे देता हूं। तो डी ने कहा सर मेरा भी पैसा ले लो ना, थोड़ा सा मेरा भी पैसा ले लो ना फर्म के अंदर। तो डी ने क्या किया, फर्म को लोन दिया।
अब फर्म ने अगर डी को इंटरेस्ट पे किया है, डी को ऑन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, डी इज नॉट पार्टनर, डी इज नॉट डायरेक्ट पार्टनर, डी तो रिप्रेजेंटेटिव है एचयूएफ का, तो डी ने लोन दिया है, तो फर्म के लिए डी विल बी ट्रीटेड दी आउटसाइडर्स, राइट, क्योंकि ये डी पार्टनर नहीं है, पार्टनर एचयूएफ है। तो अगर मान लो डी को इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, डी इज नॉट ए डायरेक्ट पार्टनर, तो उस केस में 40B का रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। डी को अगर इंटरेस्ट का पेमेंट होता है तो नो 40B का रेस्ट्रिक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज डी जो है ना, डी तो सिर्फ और सिर्फ एचयूएफ का रिप्रेजेंटेटिव है, डी इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म। ये कंसेप्ट अगर आपका ध्यान है तो आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। अब लेट्स अज्यूम सिचुएशन थोड़ी और चेंज करता हूं, सी इज द पार्टनर। अब सी का कोई एचयूएफ भी है, ठीक है, एंड सी इज कर्ता ऑफ दैट एचयूएफ, ठीक है। अब देखो सी ने क्या कहा कि यार मेरा एचयूएफ है, मैं एचयूएफ से भी लोन दिला देता हूं फर्म को। अब अगर मान लो फर्म एचयूएफ को लोन दे रही है, सी की एचयूएफ को लोन दे रही है भाई, सॉरी इंटरेस्ट दे रही है लोन पर, ठीक है ना। अब क्या है, फर्म सी का एचयूएफ जो है उसको इंटरेस्ट दे रही है, भाई पार्टनर कौन है, सी, एचयूएफ इज नॉट पार्टनर, तो एचयूएफ को जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, इवन करता है सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पेमेंट किसको हो रहा है, एचयूएफ को। एचयूएफ को जो पेमेंट किया जा रहा है वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, बिकॉज एचयूएफ सी का जो एचयूएफ है दैट इज नॉट पार्टनर इन द फर्म, सी इज पार्टनर ऑन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, करेक्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब सेक्शन 78 में आपको बता देता हूं, दीज आर द जनरल पॉइंट्स जो मैंने आपको कवर कर लिए हैं। सेक्शन 78 इज द गुड, ये बोलता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन, किस तरीके से आप लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करोगे। सेक्शन 78 बोलता है कि देखो फर्म अपने सारे के सारे लॉसेस को सेट ऑफ कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकती है। बट अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है ना, और डेथ, ये कहता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक चीज ध्यान रखना, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। ये कहता है कि अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, उसके कारण पार्टनरशिप फॉर्म का चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस केस में जो रिटायर्ड पार्टनर है या डिसीड पार्टनर है, उसका जो लॉस में हिस्सा है वो फॉर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है, वो फॉर्म आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है और ना ही सेट ऑफ कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो फॉर्म का कोई भी रिटायर्ड पार्टनर या डिसीड पार्टनर, ठीक है ना, फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, तो उस केस में जो रिटायर्ड और डिसीड पार्टनर है उसका जो हिस्सा है लॉस में वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है एंड सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं ताकि बहुत आसानी हो जाएगी। फर्म को टोटल देखो लॉस इनकम थी, फर्म को टोटल इनकम थी, मैं इसे 2023 कर देता हूं ताकि हम एकदम क्लियर रहेंगे, यस, ठीक है। अब देखो फर्म को प्रीवियस ईयर 22-23 की जो इनकम थी दैट इज 8 लाख रुपीज एंड दिस इज द लॉस। मैंने एक चीज जो बोली ना कि लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते रिटायर्ड या डिसीड पार्टनर का, बट अगर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओनली जो इशू है दैट इज लॉस के केस में, ठीक है ना। सेक्शन 78 आपको एक बार पढ़ा देता हूं। व्हेन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इन फर्म बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर देन द फर्म शेल नॉट कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ द लॉसेज ऑफ रिटायर्ड और डिसीड पार्टनर, ठीक है, यस। तो अब यहां पर आपको देखो क्या करना है, 8 लाख का आपका प्रॉफिट है, और सॉरी 8 लाख का प्रॉफिट है, आपका पहले का 3 लाख का लॉस है और 1 लाख का अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर की जब आप इनकम कैलकुलेट करोगी फर्म की, अगर मान लो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ होता तो 8 में से 3 और 1 4 सेट ऑफ कर देते और रिमेनिंग 4 विल बी टैक्सेबल। बट यहां पर इन्होंने बोला है कि देयर वर 4 पार्टनर, ABCD 4 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। 30 जून प्रीवियस ईयर में 30 जून 2022 को पार्टनर ए रिटायर्ड हो जाते हैं, पार्टनर ए रिटायर्ड हो जाते हैं, राइट, पार्टनर ए रिटायर्ड हो जाते हैं। तो अब ए का हिस्सा जो लॉस का हिस्सा है वो कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते। अब देखो ए का हिस्सा कितना होगा, 3 लाख में अगर आप ए का हिस्सा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख अपॉन 4, तो 75,000 विल बी द शेयर ऑफ ए, ठीक है ना। अब ये क्लियर हो रहा है, 3 लाख का लॉस था,
इस 3 लाख के लॉस में ए का हिस्सा मैंने निकाला, दैट विल बी द 75,000। ये लॉस का हिस्सा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर मान लो ये पार्टनर 30 जून को ना जाकर 1 अप्रैल 2022 को ही रिटायर्ड हो जाता, तब तो पूरा का पूरा 25,000 आपका लैप्स हो जाता। फिर आप ये सॉरी नॉट 25,000, 75,000 आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाता। फॉर्म इसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं कर सकती। लेकिन सुनना, 3 महीने तो था, ये 3 महीने तो था, अप्रैल से जून तक तो था, और टोटल 12 महीने का जो फॉर्म का प्रॉफिट था दैट इज 8 लाख। प्रॉफिट 8 लाख 12 मंथ्स का। जो 12 मंथ का प्रॉफिट था, 12 मंथ का प्रॉफिट था इज इक्वल टू 8 लाख। ये 12 मंथ्स मतलब क्या हो गया सर? अप्रैल से मार्च 2023, करेक्ट। तो मुझे ये बताओ कि मैं अगर अप्रैल से जून, जब ए पार्टनर था, जून 2022, 3 महीने का जब ए पार्टनर था, तब ए बी सी डी चारों पार्टनर थे। जून के बाद रिटायर हुआ, तब तक का प्रॉफिट कितना होगा? 8 है, 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा? 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए में ए का हिस्सा कितना होगा? 2 लाख रुपए में ए का हिस्सा, 4 पार्टनर है ए बी सी डी, तो इसका हिस्सा कितना होगा? 50K, राइट, 50K। दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि सर ए का 75,000 रुपए आप आगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट अगर मान लो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर ए का कोई प्रॉफिट में हिस्सा है, तो उस प्रॉफिट तक तो सेट ऑफ कर लो भाई मेरे, उस प्रॉफिट तक तो सेट ऑफ कर लो। तो 75,000 में से आप 50,000 तो सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट था। फर्म का प्रॉफिट में ए का प्रॉफिट में हिस्सा है, फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा है 50,000 तक, तो 50,000 तक तो आप कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रिमेनिंग 25,000 आपका लैप्स हो जाएगा। तो जो 3 लाख रुपए टोटल आपका लॉस है, उसमें से 25,000 रुपए आपका लेस कर दो, 2,75,000 आप क्या कर सकते हो? आगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो, 8 लाख की इनकम है, 8 लाख की इनकम में आप 2,75,000 सेट ऑफ कर लो, क्योंकि 25,000 तो आपका लैप्स हो गया, और 1 लाख आप वो लेस कर लो, कितना हो गया? 3 लाख। तो 4,25,000 विल बी योर फॉर्म का टैक्सेबल इनकम। दिस विल बी द फॉर्म का टैक्सेबल इनकम। सो इस एग्जाम्पल को आप देख लो, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक भी चीज मैंने यहां नहीं छोड़ी है, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, आसानी से आप उसे कर लोगे। ओके, बाय बाय। अगला रिवीजन वीडियो AOP BOI से रिलेटेड। थैंक यू।